हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्सिंग स्टडी विद प्रतीक मेक्स लर्निंग इजी। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर। जब भी ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट से, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो पंप किया गया हुआ ब्लड कहाँ पे जाता है? अओर्टा में जाता है। और जो अओर्टा की वॉल्स है वहाँ पे क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। या फिर जो आर्टरी और वेसल्स रहती है उनकी वॉल्स पे क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। मतलब द प्रेशर और फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अब ये 120 क्या होता है? तो ये जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड ये जो 80 है ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम देखते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये कितना होता है? ये होता है 120 mm ऑफ Hg। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, जो रिलैक्सेशन का टाइम होता है हार्ट बीट के बीच में, उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये कितना होता है? तो ये होता है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है हाइपरटेंशन की या फिर हाई ब्लड प्रेशर की। हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। मतलब जो फोर्स रहेगा ब्लड का वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा आर्टरीज की वॉल पे। यूजुअली ये कितना रहता है? तो ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये ग्रेटर देन 140 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 90 mm ऑफ Hg। मतलब ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा रहेगा, एंड ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर है वो हम किससे मॉनिटर करते हैं? तो स्पिग्मोगैनोमीटर, इससे हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ठीक है। ये तो हो गई हमारी हाइपरटेंशन की डेफिनेशन। मतलब अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर है 140 mm ऑफ Hg से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये ग्रेटर है 90 mm ऑफ Hg से। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। इस साइड हमारा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है ये लेस देन 120 mm ऑफ Hg रहता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है ये कितना रहता है? लेस देन 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। और जो प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन है या फिर एलिवेटेड हाइपरटेंशन है, इसमें क्या रहता है? ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो 120 to 129 रहता है, और ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो सेम रखा गया है लेस देन 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। और ये जो थर्ड है हमारा हाई ब्लड प्रेशर या फिर स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इसमें क्या रहता है? ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो 130 to 139 रहता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो 80 to 89 रहता है। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर या फिर स्टेज 1 हाइपरटेंशन। देन फोर्थ है हमारा हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 या फिर हाइपरटेंशन। इस कंडीशन में क्या होता है? ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है ये ग्रेटर देन 140 या फिर इक्वल टू 140 रहता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है ये ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90 रहता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। तो पहला है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और सेकंड है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो 90 to 95% पीपल में देखा जाता है, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो 5 to 10% पीपल में देखा जाता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है वो सडनली डेवलप होता है, एंड इट इज़ मोर सीवियर देन प्राइमरी हाइपरटेंशन। द कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन इज अननोन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज रहता है वो एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि पहला फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पर्सन में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो तो वो आगे हेरिडिटी हो सकता है। देन है हमारा लाइफस्टाइल, सेडेटरी लाइफस्टाइल हो या फिर इनएक्टिविटी हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। देन है स्ट्रेस, स्ट्रेस की कंडीशन में भी हाइपरटेंशन देखा जाता है। स्ट्रेस के वक्त क्या होता है? हमारी बॉडी में निफिडिपिन का लेवल बढ़ जाता है, और निफिडिपिन ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हाइपरटेंशन के लिए। देन है ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या होता है? पर्सन का सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन है हमारा स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं, ये बात तो आपको पता होगी कि जो सिगारेट रहता है, सिगारेट में क्या रहता है? निकोटिन रहता है, और ये निकोटिन क्या करते हैं? आर्टरीज को डैमेज पहुंचाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो आर्टरीज है ये क्या हो जाएंगी? नैरो हो जाएगी, और ब्लड का फ्लो इस आर्टरी में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। देन है हमारा एज,
अबव 60 ईयर एज, ठीक है। जो पर्सन 60 ईयर के ऊपर है उनमें चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन के। देन है मेनली डाइटरी हैबिट्स, जो पर्सन ज़्यादा फैट या फिर लिपिड का कंज्यूम करते हैं उनमें क्या होता है, ये जो आर्टरी है इनमें क्या होता है कि प्लेक का फॉर्मेशन होता है, और प्लेक का फॉर्मेशन होने के कारण ये आर्टरीज क्या होगी, नैरो होगी, और इनमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो ज़्यादा प्रेशर के साथ करेगा। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो 5 to 10% पीपल में देखा जाता है, एंड इट इज़ मोर सीवियर देन प्राइमरी हाइपरटेंशन। और ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो सडनली डेवलप होता है, ठीक है। द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज आइडेंटिफाइड। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज आइडेंटिफाइड होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि पहला है नैरोइंग ऑफ आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू योर किडनीज। मतलब जो रीनल आर्टरी है वो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब कि जो आर्टरीज है जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, किडनीज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह से किडनी क्या करेगी, रेनिन रिलीज करेगी, एंड रेनिन फर्दर जाके रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देन सेकंड है हमारा कंस्ट्रिक्शन ऑफ ओवरडा। अगर हमारा ओवरडा कंस्ट्रिक्ट हो गया किसी वजह के कारण, मेनली एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम में देखा जाता है, ठीक है, तो उस वक्त भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन सेकंड है हमारा मेडिकेशंस। तो कौन कौन से मेडिकेशंस है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई मिलता है, तो पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देन है कोकेन। कोकेन का एक्सेसिव कंजम्पशन करने के कारण भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी कुछ हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे स्ट्रेस है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, इन सभी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होंगे, चेंजेस इन आर्टिकुलर बेड। जो हमारे आर्टरीज है, वेसल्स है, उनकी लाइनिंग में चेंजेस आते हैं, उनकी लाइनिंग वीक हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इलास्टिसिटी लो हो जाती है। और क्या होता है, इंक्रीज सिस्टमिक वॉस्कुलर रेजिस्टेंस। जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स है उनकी वेसल्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से वो नैरो हो जाएंगी। नैरो हो जाने की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। देन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बड़ा मतलब क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो इंक्रीज सिस्टमिक वॉस्कुलर रेजिस्टेंस है, इट मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाने की वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ऑर्गन। जो हमारे ऑर्गन्स है उनको क्या नहीं मिलेगा, ब्लड का फ्लो नहीं मिलेगा। जब एक कम ब्लड प्रेशर किडनी तक आएगा, ठीक है, तब किडनी में क्या रहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोम्युरुलर सेल रहते हैं, ठीक है। किडनी में जो नेफ्रॉन्स रहते हैं उनमें क्या रहता है, जक्स्ट्रा ग्लोम्युरुलर सेल रहते हैं। ये जक्स्ट्रा ग्लोम्युरुलर सेल क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। मतलब जब ब्लड प्रेशर लो रहेगा तब ये क्या करेंगे, जक्स्ट्रा ग्लोम्युरुलर सेल अपने बॉडी में रेनिन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। देन रेनिन तो हो गया, अब सर्कुलेशन में रिलीज। अब ये रेनिन कहाँ जाएगा, रेनिन जाएगा लीवर तक। लीवर में, लीवर में क्या रहता है, एंजियोटेंसिनोजन रहता है, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। उसको क्या कर देगा, रेनिन एक्टिवेट कर देगा, और किसमें कन्वर्जन कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करेगा, लंग्स तक जाएगा, ठीक है। और लंग्स के अल्वियोलाई में क्या रहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम रहते हैं। ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेंगे, ये फर्स्ट को कन्वर्जन कर देंगे सेकंड में, ठीक है। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है ये क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। वेसल्स की क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्या करेगा, इंक्रीज अल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है, अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और ये जो अल्डोस्टेरोन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये क्या करेगा, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करेगा, ठीक है। सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, हाइपरटेंशन होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखना डिफिकल्ट जाता है तो आप सीधा साइन एंड सिम्टम्स भी लिख सकते हैं। जब पर्सन को हाइपरटेंशन होता है तब वो उसमें से कौन कौन से सिम्टम्स को शो करता है। यूजली क्या होता है, जो हाइपरटेंशन रहता है
उसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। वो सिम्टम्स शो नहीं करता। वो सिम्टम्स कब तक शो नहीं करेगा, जब तक हाइपरटेंशन सीवियर नहीं होता है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन सीवियर है तो कौन कौन सा सिम्टम शो करेगा, तो सबसे पहले सीवियर हेडेक एंड कंफ्यूजन, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा ब्रेन को, उसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगा, ठीक है। देन डिजीनेस, चक्कर आएंगे। देन है हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। देन फटीग, ठीक है। देन फिफ्थ है हमारा एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज ब्लीड, ठीक है। जो आर्टरीज है जो नोज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, उनको उनकी क्या हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो आर्टरीज रप्चर हो जाएगी, ठीक है। देन रप्चर होने के कारण नाक से खून आएगा, ठीक है। देन है चेस्ट पेन, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, पर्सन की एज देखेंगे। अगर पर्सन अबव 60 ईयर है तो उसमें चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन के। देन फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। अगर पर्सन के फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो आगे चल के हेरिडिटी हो सकता है। देन हम देखेंगे डायबिटीज मेलाइटिस पर्सन को है क्या, या फिर रिनल डिसीजेस है क्या, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है क्या। इस सभी को हम किस में कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर, ठीक है। देन हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में हम क्या करते हैं, जो सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उनकी लेवल देखेंगे। अगर सोडियम की लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन के। और पोटेशियम की लेवल अगर कम है तो उसमें चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन के। देन हम करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। देन लास्ट है हमारा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी हम किसके लिए करते हैं, टू डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज, ठीक है। देन है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में पहला है हमारा डायूरिटिक्स। डायूरिटिक्स ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं कि जो वाटर है, वाटर को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। वाटर बॉडी से एक्सक्रीट होगा मतलब वाटर के साथ सोडियम भी बाहर जाएगा, ठीक है। सोडियम बाहर जाएगा मतलब डायरेक्टली सोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। सोडियम अगर वाटर के साथ बाहर जा रहा है मतलब क्या हो रहा, ब्लड प्रेशर कम हो रहा, ठीक है। तो डायूरिटिक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फ्रूसेमाइड है एंड टॉर्सेमाइड है, ठीक है। देन देंगे हम बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट। जो हार्ट का वर्कलोड है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। एंड डायलेट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है एटेनोलॉल एंड प्रोप्रानोलॉल। देन थर्ड है हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करेंगे, जो कैल्शियम के चैनल्स है वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। मतलब कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो वेसल्स है वो क्या नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, मतलब वो वेसल्स रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स है एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। देन फोर्थ है हमारा एसी इनहिबिटर्स, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ड्रग क्या करता है, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसे इनहिबिट करता है। इसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन सेकंड में नहीं होगा, ठीक है। और एंजियोटेंसिन सेकंड ये जो रहता है वो क्या रहता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर रहता है। उसकी वजह से वेसल्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुए मतलब क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपको पूरी तरह से समझना है तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो हमारे नेफ्रॉन में जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रहते हैं, ठीक है। वो सेल्स क्या करते हैं, रेनिन ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये रेनिन क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेगा और कहाँ पे जाएगा, लीवर तक जाएगा। लीवर में क्या रहता है, एंजियोटेंसिनोजन रहता है, लेकिन ये इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये लीवर उसके साथ बाइंड हो जाएगा और एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन किस में करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में करेगा। अब ये एंजियोटेंसिन सर्कुलेशन में एंटर करेगा और कहाँ तक जाएगा, अपने लंग्स में जाएगा, ठीक है। और जो लंग्स में अल्वियोलाई होते हैं उस अल्वियोलाई पे क्या रहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन सेकंड में करेगा, ठीक है। और एंजियोटेंसिन सेकंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो वेसल्स है उनकी क्या कर देंगे, कंस्ट्रिक्शन कर देंगे। और कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर ना बढ़ने के लिए, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन सेकंड में ना होने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, एसी इनहिबिटर्स ड्रग देते हैं, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इस एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही हम क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। देन है हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। मैंने यहाँ पे ही बता दिया था, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ठीक है, ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ये फर्दर जाके जो कॉर्टेक्स है उसको, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा,
सोडियम का रिटेंशन होगा, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होगा मतलब मैंने पहले बता दिया था कि सोडियम की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अगर इस एंजियोटेंसिन सेकंड को ही हम ब्लॉक कर देंगे, इसके रिसेप्टर को ही हम ब्लॉक कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या नहीं होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स ना एक्टिवेट होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट न होने की वजह से क्या नहीं होगा, सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और ना ही हमारे जो वेसल्स है उनकी कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, मतलब वो रिलैक्स रहेगी, मतलब ब्लड प्रेशर हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये जो ड्रग है इसे हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसके क्या एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स हुए हमारे लोसार्थन एंड वालसार्थन, ठीक है। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, इसके क्या एग्जाम्पल्स है, रैमीप्रिल, देन कैप्टोप्रिल, देन इनालाप्रिल, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। देन 6 और लास्ट ड्रग है हमारा वैसोडायलेटर्स। ये क्या करते हैं, जो वेसल्स है उनको डायलेट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसके एग्जांपल्स है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है,